So last lecture we completed the दो गुण मन के, अणुत्व और एकत्व। अणुत्व क्यों है? क्योंकि वो दिखता नहीं है, बहुत छोटा है, शरीर के अंदर है, अंतःकरण है। और एकत्व क्योंकि भले वो ऐसा लगता है कि अलग अलग मन होंगे, क्योंकि हमको सभी इंद्रियों से एक ही बार में ज्ञान मिलता है ऐसा लगता है। उसी टाइम पे हम सोचते भी हैं कुछ, उसी टाइम पे मतलब एवरीथिंग we feel that happens at a time, but it happens at such a fast speed, इतनी फास्ट होता है कि हमको ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा मन होंगे। अब विषय, मन के विषय, तो मन के विषय में के बारे में उन्होंने कहा है चिंत्यम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत् सर्व ही अर्थ संज्ञकम। सबसे पहले तो जितने भी अर्थ है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ज्ञेय विषय है, जानने योग्य विषय, वो सब मन के अर्थ या मन के विषय हैं। इसके अलावा और क्या क्या है? चिंत्य, चिंत्य मतलब जिस पे हम चिंतन करें, जिसको हम कंसिडर करें। विचार्य मतलब जिस पे हम थॉट प्रोसेस करें। उह्य मतलब जिस पे हम इमेजिनेशन करें या कैसे करना चाहिए। ध्येय मतलब जिसको हम डिफाइन करें। संकल्प मतलब जिसको हम डिटरमाइन करें। तो दीज 5 थिंग्स आर द विषय ऑफ मन। कोई भी चीज अगर करनी है, समझो आपको किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, तो दीज 5 थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द थॉट प्रोसेस। फर्स्ट you will consider what you can consider, whether this girl or this girl or this boy or this boy, which boy you will consider. Then second you will think about it, अच्छा ठीक है, अभी करूं, बाद में करूं, कब करूं। Then you should imagine. Now imagine मतलब you will frame a thought process. You will frame a thought process. अच्छा कल करूंगा, उसको होटल ले जाऊंगा, ये करूंगा, गुलाब दूंगा, ठीक है। फिर मन में एक डिफाइन कर लेते हैं कि नहीं नहीं कल, ओके, और डिटरमाइन कर लेते हैं कि चलो कल करते ही। इसके अलावा ऑल अदर परसीवेबल बाय इंद्रिय ग्राह्य आर, जितने भी इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं वो भी सब मन के विषय हैं। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि जब तक उस विषय के साथ मन का संयोग नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं होता। जब तक उस विषय के साथ मन का संयोग नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं होता। और बाकी कंसिडरेशन, थॉट, इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन, डेफिनेशन और डिटर्मिनेशन, ये 5 मन के विषय हैं। मन के कर्म, मन क्या क्या काम करता है। तो इंद्रियाभिग्रह, इंद्रियाभिग्रह मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों? क्योंकि इंद्रिय जो हैं इनकी खुद से एक टेंडेंसी होती है कि वो विषयासक्त होते हैं। विषयासक्त, विषयासक्त का क्या मतलब है? जैसे फिर से हम रसगुल्ले के पास आते हैं, तो अगर मुझे रसगुल्ला पसंद है तो भले मैं डायबिटिक हूँ, मैं पैरालिसिस का पेशेंट हूँ, जैसे ही मैं रसगुल्ला देखता हूँ मुझे खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। या फिर जैसे ही मैं सुंदर लड़की देखता हूँ मुझे देखते रहने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये जो है अच्छे विषय या कोई भी ऐसा विषय जो पसंद हो, उसका अनुभव लेने की इच्छा हमेशा इंद्रिय, और इंद्रियों में विषयासक्तता होनी ही चाहिए, नहीं तो क्यों? क्योंकि इंद्रिय अपना काम करना बंद कर देंगे। ये जो मैग्नेटिज्म है, कोई भी तरह से, रसगुल्ले से हो या कोई अच्छे स्मेल से हो, तो ये जो मैग्नेटिज्म है जो इंद्रियों को अपनी तरफ खींचता है विषय, उसी के वजह से तो इंद्रियां इतनी सक्षम है। तो इन इंद्रियों को
अपने विषयों से दूर करवाना, दूर करवाने का काम जो है, कंट्रोल करवाने का काम जो है, वो मन करता है। फिर मनसः स्वस्य निग्रह, मनसः स्वस्य निग्रह का क्या मतलब है कि सिर्फ मन ही मन को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ मन ही मन को कंट्रोल, क्योंकि मन भी तो एक इंद्रिय है, मन उभय इंद्रिय है। तो मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? मन को मन ही कंट्रोल कर सकता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना और खुद मन को कंट्रोल करना, ये मन के दो कर्म है। मन के कंट्रोल के एक कहानी कहानी मतलब एक छोटा सा किस्सा याद आता है। हमारे गांव में जब मतलब ये गाय को बछड़ा होता है, तो बछड़ा बेचारा उस गाय के यूटरस से बाहर आया होता है। जिंदगी भर उसने अंधेरा ही देखा होता है, जिंदगी भर वो चारों पांव पेट की तरफ लाद के बैठा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो 4 से 6 घंटे में खड़ा हो जाता है। वो बछड़ा 4 से 6 घंटे में खड़ा हो जाता है। वेयर एज ह्यूमंस में इट टेक्स अप टू 1 ईयर, 1.5 ईयर समटाइम्स, 2 पाँव पे खड़ा होने के लिए। हाँ, 4 पाँव पे वो 6-8 महीने में खड़े हो जाते हैं, लेकिन गाय का बछड़ा 4 से 6 घंटे में खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही वो खड़ा हो जाता है, वो पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता, लड़खड़ के गिर जाता है। सब लोगों ने देखा होगा, मेरे से ज्यादा आप लोगों का गाय बछड़ों से संबंध होगा, बिकॉज गुजरात इज रिच इन फोना, फ्लोरा एंड फोना। तो ये जो खड़ा हुआ बछड़ा है, ये पूरा टाइम यहाँ उछल, यहाँ कूद, यहाँ जा, वहां जा, ऐसे करता रहता है। तो उसको क्या करते हैं, उसके गले में रस्सी बांध के उसको किसी मतलब वो पोल के साथ, लोखंड के पोल के साथ जोर से बांध के रख देते हैं। कितना, आधा 1 पौना 2 घंटे तक बांध के रख देते हैं। तो कितना भी कोशिश करता है वो निकल नहीं पाता, कितना भी कोशिश करता है वो निकल नहीं पाता। उसकी सिर्फ उतनी ही डिस्टेंस रखते हैं जितनी डिस्टेंस उसको दूध पीने के लिए गाय के पास जाने के लिए रखे, उतनी ही डिस्टेंस पे वो रस्सी रखते हैं। बाकी वो बिल्कुल भी यहाँ वहां कूद नहीं पाता। तो जब 2 घंटे बाद उसको धीरे से रस्सी खोल दिया जाता है, तो पूरा पूरा दिन वो वहीं बैठा रहता है। उसको लगता है यार मेरे को तो बांधा हुआ है, मैंने 2 घंटे कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो बांधा हुआ है। तो उसका रस्सी छोड़ने के बाद भी बेचारा वहीं बैठा रहता है। तो ये जो है ना, ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि योग का महत्व जो है, योग योगः चित्त वृत्ति निरोधः बोला है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः मतलब मन के कर्म या मन के विषय या मन की वृत्तियां जो है, उनको कंट्रोल में लाने के लिए योग बताया गया है। तो जैसे हम बछड़े को बांध के रखते हैं 2 घंटा, तो वो पूरा दिन यहाँ वहां नहीं जाता, वैसे ही योग में मन को बांध के रखते हैं ताकि मन यहाँ वहां नहीं जाए। फिर एक बार आपने 2 घंटे मन पे कंट्रोल ले लिया, तो फिर 12-15 घंटे जो भी आप जगे हुए हैं उसमें बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। तो मनसः स्वस्य निग्रह, उसके बाद उय्यो सर विचारस्य ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। सर हाँ, सर मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति दोनों अलग अलग है या एक ही है? एक ही चित्त मतलब मन, चित्त का नहीं, मैंने मतलब है, वो डीएलचरी में पढ़ा था। मनोवृत्ति उसमें सिर्फ दो ही बताई थी। चित्त मतलब मन ही है। और मनोवृत्ति देखो, ये चित्त वृत्ति और मनोवृत्ति आर ऑल मेंटल वृत्तिस, इतना तो मान्य है। दोनों जो है हाँ सर। ये मेंटल वृत्तिस है। तो जो मेंटल है उसका मन से तो रिलेशन आएगा ही, मन से रिलेशन, मन को ही चित्त बोलते हैं, चेतस बोलते हैं। और मतलब दिनचर्या में आपने श्लोक में पढ़ा था या ट्रांसलेशन में पढ़ा था? नहीं सर, डीएलचरी बुक में, पदार्थ की बुक में। नहीं नहीं, मेरे को आप उसका ये भेज देना, फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, ओके, अगर हो ओके तो। सर। ठीक है। तो उयो विचारस्य ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। उयो विचारस्य मतलब ये जो पिछली बार हमने देखे
चिंत्यम विचार्यम उह्यम। तो ये करने के बाद मन का एक और फंक्शन ये है कि बुद्धि, बुद्धि मतलब किसी भी चीज का ज्ञान, और सिर्फ ज्ञान नहीं, क्लियर ज्ञान। जब कल मैंने वो मन का वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने एक लेयर बताया था कि जिस लेयर बिलीफ्स और इसका, जिसमें से सभी इंफॉर्मेशन फिल्टर होता है और फिर उसका ज्ञान होता है। तो दैट इंफॉर्मेशन फिल्टर विच मॉडर्न साइकोलॉजी सेज इज अ सिलेक्टिव फिल्टर, या ऐसा कुछ नाम दिया था उन्होंने। दैट सिलेक्टिव फिल्टर इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या करती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको अलग अलग कर देती है, और जितना भी अच्छा है, जितना भी नित्य चीज है, उसको आत्मा के सामने बुद्धि के रूप में प्रेषित करती है, मतलब बुद्धि के रूप में उसको प्रदर्शित करती है। तो वो बुद्धि जो निर्मित होती है, उसके लिए जितने भी पीछे, मतलब विषयों से, इंद्रियों से विषय लाने से लेके उसको प्रज्ञा तक पहुंचाना, उस पे चिंतन विचार्यम उह्य ध्येय संकल्प करना, और बाद में बुद्धि की उत्पत्ति, ये सभी में मन भी इज अ फैक्टर। मन का कर्म क्या है, मन के कर्म दो ही हैं, कंट्रोल ऑफ इंद्रिय, कंट्रोल ऑफ इटसेल्फ। लेकिन ये पूरा जो बुद्धि का प्रोसेस है, उसमें भी मन इज वन फैक्टर। अगर मन नहीं होगा तो बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो मन के दो प्रकार के कर्म, मतलब दो कर्म, एक कंट्रोल ऑफ इंद्रिय, एक कंट्रोल ऑफ इटसेल्फ, और चिंत्यम विचार्यम उह्यम ध्येयम संकल्पम से उत्पन्न या बुद्धि उत्पन्न करना, तीसरा प्रकार का कर्म। अब मन के स्थान, मन के स्थान उन्होंने 3 बताए हैं, हृदय, शिर और सर्व शरीर। हृदय क्यों है, क्योंकि हृदय चेतना स्थान है, तो जहां चेतना रहती है वहीं मन भी रहेगा। शिर क्योंकि इंद्रिय कार्य क्षेत्र है, शिर जो है ये कार्य क्षेत्र है, सभी इंद्रियों के साथ मन का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो मन जो है वो बहुत सारा तो शिर में काम करता है, ब्रेन में, आंख में, कान में। तो शिर इज ऑल्सो अ स्थान, जैसे हमारा एक घर होता है, एक ऑफिस होता है, तो वैसे ही हृदय इज द चेतना स्थान विच इज द वास्तविक स्थान। वास्तविक स्थान मतलब, वास्तविक स्थान मतलब जहां पर मन थक हार के सो जाता है, या जो मन का घर है वो हृदय है। फिर नियंत्रण स्थान, जहां से मन इंद्रियों को, जहां से मन अलग अलग थॉट्स को कंट्रोल करता है, वो शिर है। और संचारी स्थान, संचारी स्थान मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मेरी उंगलियां हिला रहा हूँ, या फिर मैं मेरे होंठ हिला रहा हूँ, या फिर मैं मेरे पाँव को सीधा करता हूँ या पाँव को टेढ़ा करता हूँ। तो ये सभी जो है यहाँ पर बिकॉज मन का संचार होता है, इसीलिए इन कर्मेंद्रियों से काम होता है। तो नियंत्रण स्थान मतलब एज गुड एज योर सेंसरी पार्ट ऑफ द मन। संचारी स्थान इज एज गुड एज द मोटर पार्ट ऑफ द मन, एंड वास्तविक स्थान इज एज गुड एज योर होम। जब हम सोते हैं तो सब इंद्रियों से मुक्त होके मन आके हृदय में वास्तव्य करता है, ऐसा इनका कहना है। तो मन के 3 स्थान, हृदय, शिर और सर्व शरीर। हृदय, शिर और सर्व शरीर, याद रखना, यहाँ पर बस्ती मत लिखना, नहीं तो वो त्रिमर्म जो अष्टांग हृदय में बताए हैं तो हृदय, शिर और बस्ती हो जाते हैं। बस्ती नहीं है, हृदय, शिर और सर्व शरीर। सर्व शरीर जो है वहाँ मनोवह स्रोतस चलता है। शिर, यहाँ पर कंट्रोल चलता है, सब इंद्रियों के साथ से ज्ञान ग्रहण चलता है। और जब कुछ नहीं चलता तब मन जो रहता है वो हृदय में रहता है। इसीलिए जब हमको कोई बड़ा धक्का पहुंचता है, जब हमको कोई बड़ा, मतलब मन जब कोई काम नहीं करता होता तब वो हृदय में रहता है। ऑफ कोर्स मन आज तक किसी ने नहीं देखा, ना एलोपैथी में ना आयुर्वेदिक में। ये जितने भी
चीजें बता रहे हैं, ये इस हिसाब से बता रहे हैं कि क्या लक्षण दिखते हैं, क्या कार्य होते हैं, ठीक है। बट द कंसेप्ट ऑफ मन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय आयुर्वेदिक पीपल फर्स्ट, देन केम साइकोलॉजी। तो हृदय में रहता है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि सर आपको आपका जो घर है वो गिर गया, तो मुझे दर्द कहाँ होगा? दर्द होगा हृदय में। अब हृदय तो रक्त का ये करता है, चलन करता है, तो हृदय में दर्द होने का कारण क्या है? जैसे पिक्चर में बताते हैं ना, आ करके वो छाती पे हाथ रख देता है, बेटी की शादी टूट गई, तो हृदय में दर्द क्यों होता है, या हृदय में हाथ क्यों रखते हैं? क्योंकि मन जो है, ये चिंत्यम विचार्यम उह्यम, इनका मेन स्थान कहाँ है? इसका मेन स्थान तो हृदय है। तो जब भी वो हृदय में आता है, हृदय में दर्द उत्पन्न करता है। अब स्टेट्स ऑफ द माइंड, मेरे ख्याल से दिस इज द लास्ट स्लाइड, राइट? स्टेट्स ऑफ द माइंड, इसका मैंने कल एक वीडियो ही बता दिया था आपको। there are three states of the mind, which is first is the conscious mind. Conscious mind is the aware mind, which your existence actions you are aware. मैंने हाथ हिलाया किसी को देख के, मैंने सीटी मारी, मैंने आवाज निकाला, मैंने उस लड़की को देखा, मैंने रास्ते पे खड्डे देखे, मैंने गाड़ी की आवाज सुनी, मुझे पिन चुभी, तो ये जो इंफॉर्मेशन, या मैंने रसगुल्ला खाया, ये जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारा मन हमारे बुद्धि तक या हमारे आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसमें मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरे एक्शंस हैं, जिसका ज्ञान मेरे आत्मा को होता है, उससे उसको सुख दुख होते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। देन देर इज अ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अननोन है। जैसे 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 कल वाली गाड़ी चलाने वाला जो एग्जांपल है, कि अगर मेरे सामने कोई दूसरी गाड़ी आदमी आ गया, तो आई डोंट थिंक मैं तुरंत मेरा पाँव ब्रेक पे चला जाता है, तुरंत मेरा पाँव ब्रेक पे चला जाता है। सो दिस इज अननोन, दिस इज अननोन। जैसे एक टाइप का रिफ्लेक्स हो गया, एक टाइप का रिफ्लेक्स हो गया। उस रिफ्लेक्स के लिए क्या हो जाता है? फॉर दैट रिफ्लेक्स यू हैव टू हैव अ स्टिमुलस, but the thought process doesn't go in the brain, it is handled below the brain, so that is a subconscious mind। ठीक है? जैसे अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है और आपने उसका हाथ देख लिया, तो आप ये नहीं सोचते कि अरे थप्पड़ का हाथ आ रहा है, चलो मुंह को अलग तरह करते हैं, अलग तरफ करते हैं। इट इज अ सबकॉन्शियस एक्शन, कि आपके मन में एक रिकॉल हुआ है कि अगर मैं, एंड दिस इज मतलब पिछली जो भी मेमोरी है, पिछली जितनी भी मेमोरी है, उसमें मतलब ये प्रज्ञा से ही वापस आ जाता है, ये आपके प्रज्ञा से भी नहीं, स्मृति से ही आ जाता है, इस पे कोई विचार होता ही नहीं। तो पिछली जो भी मेमोरी है वो ही रिफ्लेक्स दे देती है कि नहीं, अरे आदमी आ रहा है ब्रेक दबाओ, या फिर हाथ आ रहा है अलग कर लो, या सुई चुभ रही है हाथ बाजू करो। सो दिस इज समथिंग विच इज डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। unknowing recall, you are not thinking about it, but you are recalling about it. And the last is the unconscious mind। अनकॉन्शियस माइंड में कोई बिहेवियर, कोई रिकॉल, कुछ करने का जरूरत नहीं है। कोई ना कोई पुराने जो भी टोन्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त हमेशा जब गाय के पिछवाड़े जाता है, गाय जहाँ उसकी वो टेल झूलती रहती है, तो जब गाय के पिछवाड़े जाता है, तो उस गाय के पृष्ठभाग को हाथ लगा के नमस्कार करता है, गाय के पृष्ठभाग को हाथ लगा के नमस्कार करता है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड से चल रहे थे, एक दिन हम, ये मैं बता रहा हूँ, कभी 1997 में हम लोग जा रहे थे दादर में, और दादर में हमने एक मार्केट से जा रहे थे, मार्केट बहुत ही क्राउडेड था, और औरतें सब्जी ले रही थी।
तो किसी औरत की जो चोटी है वो इतनी लंबी थी कि वो घुटने के नीचे आ रही थी, और मैं और वो चल रहे थे, और वो झुक के आगे, वो सब्जी वाले के पास झुक के वो ये ले रही थी, सब्जी ले रही थी। तो बात करते करते वो जैसे ही वो चोटी हिली, वैसे उसने उस औरत को हाथ लगा के नमस्कार कर लिया। और मैं 2 मिनट में सोचू ये क्या कर रहा है। मैं बोला मंगेश क्या कर रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, यार मेरे को लगा गाय है। तो दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, द सबकॉन्शियस माइंड, द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब उसने बिल्कुल भी नहीं देखा कि गाय है औरत है, बस चोटी हिली तो उसको लगा भाई वो पूंछ है, और उसने हाथ लगा के नमस्कार कर लिया। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड. द कॉन्शियस माइंड इज व्हाट वी यूजुअली are more oriented to. The conscious mind is what we are more oriented to. So what we will do now is we will take the